प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्रिया रूप और उसके भेद पाठ लेकर आई हूँ। यह पाठ यूजी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। तो आप देखिए पाठ, हम सीधे पाठ पर जाते हैं। क्रिया रूप और उसके भेद। वाक्य में जिन शब्दों या पदों से कार्य के करने अथवा होने का भाव प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, पुस्तक मेज पर है। हिंदी में क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। बिना क्रिया के वाक्य रचना संभव ही नहीं है। जैसे यह पुस्तक, अगर हम इसमें क्रिया है नहीं लगाएं तो वाक्य अपूर्ण रहेगा। इसको पूर्ण करने के लिए यह पुस्तक है ऐसा कहना पड़ेगा। परंतु संस्कृत में इदम पुस्तकम कहने से वाक्य पूर्ण होता है। इसी तरह बांग्ला भाषा में भी एटा बोई कहने से वाक्य अपने में पूर्ण माना जाता है। उसमें क्रिया की है की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु हिंदी में जब तक आप यह पुस्तक है नहीं कहेंगे तब तक वाक्य पूर्ण नहीं माना जाता है। वाक्य की पूर्णता के लिए हिंदी में क्रिया का होना आवश्यक है। इसीलिए क्रिया एक आवश्यक अंग है। क्रिया का मूल धातु है। बिना क्रिया के हिंदी में तो कोई भी वाक्य नहीं होता है, परंतु क्रिया का मूल धातु है। अतः पहले हम धातुओं की चर्चा करेंगे। धातुओं के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य अर्थबोधक रूप बनता है। उदाहरण, पढ़ना क्रिया को ले। इसमें ना प्रत्यय मूल धातु पढ़ के साथ लगा है। इसी प्रकार देखना और सुनना क्रिया में देख और सुन धातु है। इसमें ना प्रत्यय जोड़ा गया है। धातुओं के तीन भेद हैं। सामान्य धातु, इसमें ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसा उठ, बैठ, देख, सो, जा, चुक, खा। इसमें ना प्रत्यय लगाने से उठना, बैठना, देखना, सोना, जाना, चुकना, खाना ऐसे रूप बनते हैं। तो सामान्य धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। दूसरा है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या अन्य किसी प्रकार से परिवर्तन कर जो धातुएं बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे चलना। चलना से कौन कौन सी क्रियाएं बन सकती है? जैसे चलना, चलता, चलेगा, चला। इसी प्रकार भागना, भागता, भागेगा, भागा। आना से आता, आएगा, आया। पीना से पीता, पिएगा, पिया। रोना, रोना से रोता, रोएगा, रोया। इस प्रकार से धातु रूप बनते हैं। और तीसरा रूप है नाम धातु। जो धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना और फिल्म से फिल्माना। इसी तरह सर्वनाम, अपना, अपना से अपनाना। और विशेषण गरम, गरम से बनेगा गरमाना। और साठ, साठ से बनेगा सठियाना। फिर हम आगे देखते हैं कि सामान्य क्रिया रूप क्रियार्थक संज्ञा भी होती है। मूल रूप से क्रिया है। क्रियार्थक संज्ञा का मतलब है मूल रूप से तो यह क्रिया है, परंतु प्रयोग की दृष्टि से यह संज्ञा का काम करती है।
जिसकी रचना धातु में ना प्रत्यय लगाकर की जाती है। उदाहरण देखिए, टहलना अच्छी आदत है, सवेरे उठना अच्छी आदत है। इसमें आप देखिए टहलना, टहलना अच्छी आदत है तो क्रिया, टहलना क्रिया है, परंतु इस वाक्य में देखिए यह संज्ञा का काम कर रही है। ऐसे ही सवेरे उठना, उठना क्रिया है, परंतु यहाँ पर उठना संज्ञा का काम कर रही है। आगे इस तरह के कुछ उदाहरण और देखिए। राम को चलना अच्छा लगता है, चलना क्रिया होने पर भी संज्ञा के रूप में कार्य कर रही है। दूसरा उदाहरण भी देखिए, लिखने का अभ्यास करो। लिखना यहाँ पर संज्ञा का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर लिखने के साथ का प्रयोग हुआ है, विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विभक्ति का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही होता है, इसीलिए लिखने का अभ्यास करो। लिखना क्रिया है, परंतु यहाँ काम किसका कर रही है? संज्ञा का, तो इसीलिए इसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की है? क्रिया सकर्मक और अकर्मक। कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक। एक की कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, जैसे रीता आम खाती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, नौकर सब्जी खरीदता है। इसमें आप देखेंगे कि कर्म आवश्यक है। इसमें खाती है, पढ़ता है, खरीदता है, क्रियाओं के साथ कर्म है। पढ़ना, लिखना, देना, मांगना, कहना, खाना, पीना, सीना आदि क्रियाएं सकर्मक है। सभी सकर्मक क्रियाओं में कर्म छिपा रहता है, जैसे वह पीता है। यहाँ पर क्या लगाने से उत्तर मिल रहा है? उत्तर आएगा क्या पीता है। इसमें आएगा वह पानी पीता है, या चाय पीता है, या शरबत पीता है, कुछ भी जो भी पीने लायक चीज़ें हैं वह पीता है। तो वह गाता है, तो इसमें क्या छिपा हुआ है? गाना या गीत कुछ भी इसमें छिपा हुआ है। तो वह गाता है, तो इस क्रियाओं में कर्म छिपा हुआ है। विशेष बात यह है कि जहाँ सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किसी पदार्थ पर ना पड़कर सभी पदार्थों पर पड़ता है, तब उसका कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है। अब देखिए अकर्मक क्रिया। जहाँ कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक हंसता है, क्या हंसता है इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो यह अकर्मक है, कर्म नहीं है। मोर नाचता है, तो हम बोलते क्या नाचता है, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक है। नाचना, हंसना, चलना, उठना, बैठना, होना, डरना, रोना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हम आपको बताएंगे छात्रों कि दोनों की पहचान क्या है। कैसे आप पता लगाएंगे कि यह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। कर्ता और क्रिया के बीच क्या लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिले तो सकर्मक है। जैसे शीला खाती है, राम पढ़ता है। पहले वाक्य में क्या खाती है लगाने से उत्तर में आम, अमरूद, सेब, गन्ना, चावल, खाना, पिज्ज़ा, बर्गर, डोसा कुछ भी हो सकता है। दूसरे वाक्य में क्या लगाने से उत्तर में पुस्तक, कहानी, उपन्यास, गीत, कविता
कार्टून, ऐसे ही कुछ शब्द और भी हो सकते हैं, उनका उत्तर ही कर्म है। कभी कभी सजीव प्राणी के लिए किसे लगाने से उत्तर मिलता है। तो इसका मतलब क्या और किसे, दोनों से ही आपको सकर्मक क्रिया का पता चलेगा। मोहन ने सोहन को मारा, किसे मारा? उत्तर मिलेगा सोहन को। अतः यह सजीव कर्म है, अर्थात प्राणीवाचक है। अकर्मक क्रियाओं में क्या लगाने से उत्तर नहीं मिलेगा, जैसे वह रोता है, वह सोता है। इसके कुछ अपवाद भी है। अब देखिए, जैसे छींकना, खांसना अकर्मक क्रिया है, पर सकर्मक की तरह प्रयोग होता है। उसने छींका, उसने खांसा। जैसा कि आप जानते हैं, ने का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ ही होता है, परंतु यहाँ पर ये क्रियाएं अकर्मक है, परंतु उनके साथ ने का प्रयोग आ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये अकर्मक होने पर भी सकर्मक की तरह इनका प्रयोग होता है। दूसरा अपवाद आप देखिए, ये 4 क्रियाएं हैं, जैसे बोलना, भूलना, लाना और समझना। अर्थ की दृष्टि से सकर्मक लगती है, पर अकर्मक की तरह प्रयुक्त होती है। मैं बोली, बोलना जो है सकर्मक है, परंतु इसके साथ ने का प्रयोग नहीं होगा, भूतकाल में होने पर भी नहीं होगा। जैसे मैं बोली, मैंने बोली गलत हो जाएगा। परंतु दूसरा देखिए, अब कहना, एक ही अर्थ रखते हैं दोनों। मैं कहा, ऐसा नहीं होगा, इसके लिए आपको ने का प्रयोग, मैंने कहा। अब दोनों में अंतर देखिए, बोलना और कहना दोनों एक ही बात है, परंतु बोलना के साथ ने का प्रयोग नहीं आता है, जबकि कहने के साथ मैं बोली, मैंने कहा। तो इसमें बोलना ये अपवादों में चला जाता है। और भूलना, मैं यह बात नहीं भूला। भूलना भी सकर्मक होने पर भी अकर्मक की तरह प्रयुक्त होता है। वह घर से खाना लाना, यह भी अकर्मक की तरह प्रयुक्त होता है। तो ये अपवाद है, ये 4 क्रियाएं अपवादों में आती है। फिर आगे देखिए क्रियाओं के उपभेद। प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब देखिए, जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं करने का बोध ना होकर किसी अन्य से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिए, माताजी मोहन को खाना खिलाती है। तीसरा वाक्य देखिए, माताजी आया से मोहन को खाना खिलवाती है। ये इन वाक्यों में कर्ता एक ही है और मोहन खाने का कार्य करता है। दूसरे वाक्य में जैसे मोहन खाना खाता है, इसमें मोहन खाने का कार्य कौन कर रहा है? खाने का कार्य मोहन कर रहा है। दूसरे वाक्य में भी खाने का कार्य मोहन ही करता है, परंतु अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि माता की प्रेरणा से। मोहन को प्रेरणा देने वाली माता है। माता सीधे मोहन को प्रेरणा देती है। जैसे माताजी मोहन को खाना खिलाती है। अब देखिए, इसमें मोहन अपने आप नहीं कर रहा है, माताजी की प्रेरणा से वह यह कार्य कर रहा है। इसमें प्रेरक कर्ता माता है, मोहन प्रेरित करता है। को खाना ये कर्म है और खिलाती है प्रेरणार्थक क्रिया है।
तीसरे वाक्य में सीधे प्रेरणा देने के बजाय एक और की सहायता लेते हैं। इसमें माता खाना खिलाने के लिए आया से काम लेती है। जैसे माता जी आया से मोहन को खाना खिलवाती है। यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं समाहित है। नंबर 1, माता आया को प्रेरित करती है। नंबर 2, आया मोहन को प्रेरित करती है। तीसरे, मोहन खाना खाता है। खाना खाने का काम मोहन करता है, पर इसमें सीधे माता जी खुद नहीं कर रही है, प्रेरणा नहीं दे रही है, वह आया को प्रेरित कर रही है कि मोहन को खाना खिलाए। प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्रिया के धातु रूप में आ जुड़ता है, जैसे करना। करना क्रिया है और प्रथम प्रेरणार्थक में बनेगा कराना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वा जुड़ता है, जैसे करवाना। इसका उदाहरण देखिए, और दूसरे और उदाहरण देखिए, जैसे काटना। यह व्यक्ति स्वयं कर रहा है, मैं सब्जी काटता हूँ। इसका प्रथम प्रेरणार्थक कटाना, मैं नौकरानी से सब्जी कटाती हूँ। स्पष्ट है कि जिन धातु रूपों में आ लगाया जाता है वे प्रथम प्रेरणार्थक तथा जिसमें वा लगाया जाता है वे द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक, सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनते हैं। अकर्मक क्रिया भी आ लगाकर सकर्मक बन जाते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, माँ बच्चे को सुला रही है, माँ नौकरानी से बच्चे को सुलवा रही है। कभी कभी मूल धातु में भी परिवर्तन होता है, कहीं कहीं ओ ऊ में बदल जाता है। जैसे अभी अभी आपने सुना है सोना, मूल क्रिया है सोना, परंतु जब आपने इसका प्रथम प्रेरणार्थक बनाया तो सुलवा रही है और सुला रही है, ये 2 बन जाते हैं। सुला प्रथम प्रेरणार्थक है और सुलवा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह रोना 2 रूपों में बन जाती है, रोना, रुलाना, रुलवाना। तो इसके रूप मूल क्रिया के रूप भी कभी कभी बदल जाते हैं प्रेरणार्थक बनाते समय। तो विशेष बात इसमें यह है कि प्रेरक कर्ता स्वयं काम नहीं करता प्रेरणार्थक क्रिया में, अपितु अनप्रेरित कर्ता को मूल क्रिया करने की प्रेरणा देता है। आप समझ गए होंगे ना छात्रों कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। अभी मैंने कई उदाहरणों के सहित आपको बताया कि प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसे बनती है। इसी प्रकार आगे जो क्रिया रूप है वो है द्विकर्मक क्रिया। हिंदी में द्विकर्मक क्रिया भी बनती है। जैसे उदाहरण देखिए, सीता गाय को रोटी देती है। यदि क्रिया के साथ 2 कर्म आए तो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म प्रधान होता है और दूसरा कर्म गौण होता है। 2 क्रियाएं होती है तो एक प्रधान और एक गौण। मुख्य या प्रधान कर्म वाक्य में क्रिया के साथ आता है, प्राय अप्राणीवाचक होता है तथा विभक्ति के बिना प्रयोग में आता है। दूसरा, गौण कर्म वाक्य में प्रधान कर्म से पहले आता है, प्राय प्राणीवाचक होता है तथा कर्म की विभक्ति के साथ प्रयोग में आता है। जैसे माता जी ने बच्चों को मिठाई दी। इसमें मिठाई मुख्य क्रिया है। मुख्य
कर्म है और बच्चों को यह गौण कर्म है। मुख्य कर्म दी के नजदीक है और उससे पहले बच्चों को यह गौण कर्म आता है। पिताजी ने बच्चों को एक गाना सुनाया। इसमें गाना मुख्य कर्म है। बच्चों को एक गाना सुनाया, बच्चों को यह गौण कर्म है। इसमें दो क्रियाएं हैं। आप देखिए, जब दो क्रियाएं आ जाएंगी तो इसमें एक मुख्य और एक गौण क्रिया कही जाएगी। फिर संयुक्त क्रिया। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं आती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त माने एक से अधिक जुड़े हुए। इसमें 2 या 3 क्रियाएं एक साथ संयुक्त रूप में आती है। इसमें प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ आने वाली गौण क्रिया सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। जैसे शीला घर जा रही है, मोहन दौड़ रहा है, बच्चा पलंग से गिर पड़ा, बंदर केले खा गया, मैं खाना खा चुका। अगर हम हिंदी की क्रियाओं को देखें तो इसमें अधिक से अधिक 5 क्रियाएं ही एक साथ आ सकती है। जैसे दरवाज़ा खोल दिया जा सकता है, वे चले जा रहे थे, इस प्रकार से। और इसमें ये क्रियाएं जो है प्रयोग की दृष्टि से सहायक क्रियाएं 3 प्रकार के हैं। कालवाचिक सहायक क्रियाएं, इसमें आता है देखता है, देखा था, देखा होगा, पढ़ता होगा, इस तरह से। रंजक क्रियाएं जो अपना मूल अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में रंग जाती है। मुख्य क्रिया का अर्थ ही प्रधान रहता है। जैसे हंस पड़ा, तोड़ डाला, आ टपका, भाग निकला, कूद पड़ा, आ बैठा। उदाहरण के लिए शीला ने पत्रिका फाड़ डाली। इसमें डालना का अर्थ नहीं है, वह फाड़ के रंग में रंग गई है। इस तरह वह आ गया, इसमें गया का अर्थ नहीं, आया और गया ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आने में, गया ने आने की सहायता की है। इसी तरह पेंसिल गिर गई, गिर गई में गई का कोई अपना अर्थ नहीं है। गई का अर्थ जाना वाला अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। वह गिरने में, गिरना का ही अर्थ मुख्य है। गई जो है गिरने के अर्थ में रंग गई है। क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि गिर गई, विदेशों में अधिकतर कहते हैं गिर गई, गई कैसे, उसके तो पैर नहीं है, ऐसा पूछा था एक बार छात्रों ने हमें। फिर अन्य सहायक क्रियाएं हैं। लग, सक, चुक, पा, देना और चाहिए, ये मुख्य क्रिया के अर्थ में सहायता करती है। लगना यह व्यापार के आरंभ का सूचना देती है। लगना से पूर्व आने वाली धातु में ने का प्रयोग होता है। जैसे रेलगाड़ी चलने लगी, बच्चा खाने लगा। जहाँ कहीं भी आएगा यह आरंभ की ही सूचना देगा। चुकना यह व्यापार की समाप्ति की सूचक है। चुकना से पूर्व क्रिया धातु रूप में ही आती है। जैसे मैं देख चुका, वह पढ़ चुका। चुकना के साथ ने पर सर्ग का प्रयोग नहीं आता, वह निषेधवाचक के साथ भी ने का प्रयोग नहीं होता। सकना यह सामर्थ्य की सूचना देती है तथा अनुमति बोधक भी है। मोहन यह काम कर सकता है, तुम घर जा सकते हो। सकना से पूर्व आने वाली क्रिया धातु रूप में ही आती है, उसका प्रयोग अधिकतर नहीं के साथ होता है। सकना मुख्य क्रिया के रूप में कभी नहीं आती। मैं सकता हूँ ऐसा आप हिंदी में नहीं कह सकते, जैसा अंग्रेजी में आई कैन आप कह सकते हैं, हिंदी में नहीं। पाना, पाना भी सामर्थ्य को द्योतित करती है। इसका प्रयोग भी निषेध के साथ अधिक होती है। जैसे गर्मी सहन नहीं कर पाता, मैं सो नहीं पाया, मैं चल नहीं पाता, खा नहीं पाता। आगे देखिए देना, यह अनुमति बोधक है। जैसे उसे जाने दो, मुझे बैठने दो तथा कभी कभी परहित का सूचक है। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दे दी, उसने मेरा काम तमाम कर दिया।
आगे देखिए, क्रिया के जो भेद है उसमें है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसे कर्ता पूरक भी कहते हैं। इन क्रियाओं में किसी कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती, परंतु किसी अन्य पूरक की आवश्यकता होती है। जैसे यह है, वह था आदि को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इसमें मात्र स्थिति का बोध होता है। ये अपूर्ण और अकर्मक क्रियाएं हैं। हम पूरकों से संज्ञा या विशेषण से पूर्ण क्रियाएं बनाते हैं। जैसे राम डॉक्टर है, लड़का चतुर है। इसमें डॉक्टर और चतुर पूरक है क्रिया अकर्मक है का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। फिर दूसरा देखिए, सकर्मक अपूर्ण सकर्मक। इन क्रियाओं में कर्म के होते हुए भी किसी पूरक के बिना अर्थ पूरा होता है, अर्थ अधूरा ही रहता है। जैसे हमने उसे अध्यक्ष बनाया, वह मोहन को भाई मानती है। श्याम मुझे मूर्ख समझता है, हमने श्याम को सरपंच चुना। शीला को आम अच्छा लगता है। इसमें अध्यक्ष, भाई, मूर्ख, सरपंच, आम आदि शब्द कर्म पूरक है। जिन वाक्यों को पूर्ण करने के लिए कर्म से संबंधित संज्ञा या विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे कर्म पूरक कहते हैं। इनमें बनना, मानना, समझना, चुनना, लगना, करना, बनना आदि क्रियाएं आती हैं। फिर आगे हम देखेंगे दो क्रियाएं हैं, पूर्वकालिक कृदंत। पूर्वकालिक कृदंत मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्णकालिक कृदंत कहलाती है। यह धातु में कर प्रत्यय लगाकर बनता है। जैसे राम पढ़कर खाता है, तो आप कहते कब खाता है? पढ़कर, खाने से पहले पढ़ता है। वह सामान खरीद कर आया। माताजी नहाकर मंदिर गई। नौकरानी खाना पकाकर आई। लड़का खाना खाकर स्कूल जाता है। इसमें जैसे मैंने बताया है, मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया, जो मुख्य क्रिया जो हो रही है उससे पूर्व जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं। इसमें कर आवश्यक होता है, कर के बिना ऐसी क्रियाएं नहीं बनती है। फिर अब देखिए तात्कालिक क्रिया। उदाहरण देखिए इसका, सूरज डूबते ही अंधेरा हो गया। छुट्टी होते ही वह घर जाता है। घर पहुंचते ही बारिश हुई। सोहन के आते ही मोहन चला गया। पुलिस को देखते ही चोर भागा। इसमें आप देखिए कि सूरज डूबते ही अंधेरा हो गया। जैसे ही सूरज डूबा उधर अंधेरा, एक साथ दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। छुट्टी हुई, दूसरा उदाहरण, छुट्टी हुई और वह घर जाता है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। पुलिस को देखते ही चोर भागा, पुलिस को देखा इधर और उधर चोर भाग गया है। जहां एक क्रिया के समाप्ति के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होने का विधान पाया जाता है, वहां पहली क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। यह क्रिया भी मुख्य क्रिया से पूर्व संपन्न होती है, पर उसमें समय का अंतर नहीं होता। यह धातु में ते ही लगाकर बनती है। इस प्रकार मेरा ये पाठ पूरा हुआ।